हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? भूटान के साथ लगे भारतीय राज्य कौन कौन सा है देखते हैं। इसमें हो जाएगा असम भी लगता है, पश्चिम बंगाल भी और अरुणाचल प्रदेश भी। इसमें हो जाएगा सभी। भूटान के साथ लगता है असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और असम और पश्चिम बंगाल जो है ये बांग्लादेश के साथ भी लगता है। और भूटान के साथ कहेगा अधिक सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा असम। असम जो है भूटान के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अरावली पहाड़ी की पश्चिम से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? अरावली पहाड़ी के पश्चिम से निकलती है लूनी और माही दोनों। लूनी और माही नदी अरावली के पश्चिम से निकलती है और बनास नदी जो है अरावली के पूर्व की ओर से निकलती है। अरावली पहाड़ी ये सबसे पुरानी पर्वत है और सबसे नया पर्वत कहेगा तो हिमालय हो जाएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सैंडल पीक अवस्थित है। सैंडल पीक की अवस्थिति क्या है? सैंडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 732 मीटर। अंडमान निकोबार की कहेगा कि राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा और पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। वही सैंडल पीक हो जाएगी उत्तरी अंडमान में। 4 नंबर है, दिए गए विकल्पों में कौन कृष्ण की सहायक नदी नहीं है? कृष्ण की सहायक नदी नहीं हो जाएगी पेनगंगा। पेनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा और बैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। वही कहेगा अमरावती, पंचगंगा और मूसी ये सभी कृष्ण की सहायक नदी है। हैदराबाद जो शहर है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में अधिक असिंचित खेती की जाती है, तो ये हो जाएगा दक्कन का पठार तरफ और ये महाराष्ट्र में स्थित है। कोरोमंडल जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु की तरफ स्थित है। आगे देखेंगे 6 नंबर, उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लू कहते हैं। नार्वेस्टर जो है, नार्वेस्टर ये नॉर्वे में चलती है। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य कहते हैं। और अम्ल वर्षा कहेगा सर्वाधिक किस देश में होता है, तो अम्ल वर्षा सर्वाधिक नॉर्वे में ही होता है। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? दोनों में अंतर बताना है, तो तकनीकी उन्नति। भारत जो है ये विकासशील देश में आता है। आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो कर है ये अप्रत्यक्ष कर है और रेखा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है और वही कहेगा वांचू समिति का संबंध हो जाएगा प्रत्यक्ष कर से 2017 में। और पहला राज्य कहेगा तो असम हो जाएगा। वही जीएसटी लागू करने वाला भारत जो है 161वां देश है और भारत में जो जीएसटी लगा है वो कनाडा देश के मॉडल पे आधारित है। पहली बार जीएसटी फ्रांस में लगा था 1954 में। और वही कहेगा कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लगाया गया था, 101वां हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब लागू हुआ था? 1948 में। भारत में पहली बार औद्योगिक नीति लागू हुआ था 1948 में। उदारीकरण के पिता कहेगा तो मनमोहन सिंह को कहते हैं। भारत में उदारीकरण के पिता हो जाएंगे मनमोहन सिंह। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था 1938 में। दोनों याद रखिएगा। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी।
जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण इसमें से सभी हो जाएगा। प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस गैस। प्रदूषण निवारक अधिनियम 1981 में लगा था। वायु प्रदूषण निवारक अधिनियम कहेगा तो 1981 में लाया गया था। वही कहेगा तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये ग्रीन हाउस को कम करने के लिए लाया गया था और इसका संधि कहेगा तो 1997 में हुआ था और ये जापान में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में और ये हुआ था कनाडा में। इसमें ओजोन क्षरण के रोकने के लिए समझौता किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया? ये हो जाएगा 1997 में और ये किया गया था जापान में। भारत में पहली बार जो RTI लागू किया गया था 2005 में लागू किया गया था और ये राजस्थान पहला राज्य हो जाएगा। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। इसमें सुमेलित करना है। सिमलीपाल अभयारण्य जो है ये उड़ीसा में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो ये गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अब इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। सरिस्का राष्ट्रीय अभयारण्य कहेगा, सरिस्का राष्ट्रीय अभयारण्य हो जाएगा राजस्थान में। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, सत्य फल किसमें विकसित होता है? सत्य फल विकसित होता है अंडाशय में और सत्य फल का उदाहरण हो जाएगा आम, कीवी, अंगूर और संतरा। ये सब जो है सत्य फल का उदाहरण है। और असत्य फल कहाँ से विकसित होता है? तो अन्य पुष्पांग में असत्य फल विकसित होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा काजू, सेब और लौकी। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लिवर तेल कहेगा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो विटामिन डी से संबंधित है। और कहेगा कौन सी विटामिन हार्मोन के रूप में पाया जाता है? तो विटामिन डी ही हो जाएगा। एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है। वही कार्बोहाइड्रेट में कहेगा कौन सी तत्व रहता है, यानी किस तत्व से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आगे देख लेंगे 16 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना कहते हैं राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसकी खोज हुआ था 1886 में। खोज किए थे अल्टमैन। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किए थे बेंडा ने। वही क्लोरोप्लास्ट का अन्य नाम हरितलवक भी है और ये प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है वो क्या कहा जाता है? जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक पाया जाता है अमीबा में। आगे देखेंगे 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तना का उदाहरण हो जाएगा आलू और प्याज। और वही जड़ के उदाहरण कहेगा तो शकरकंद हो जाएगा, गाजर हो जाएगा और मूली हो जाएगा। ये सब जड़ का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम के बारे में सही है। फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? तो फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। और वही फ्लोएम खनिज का परिवहन भी करता है। वही जाइलम कहेगा तो जाइलम पौधे में जल का परिवहन करता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर है, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? बोल रहा है कि हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसमें किया जाता है 1%। क्लोरोफिल जो क्या करता है? क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का जो पत्ता है हरा होता है और इसमें तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। 21 नंबर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बनाता है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है हरे फलों को पकाने के लिए क्योंकि यह एसिटिलीन बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर ये एसिटिलीन बनता है। ऑक्सिन जो है यह हार्मोन है और पौधे के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ऑक्सिन हार्मोन है और पौधे के विकास में ये महत्वपूर्ण क्या है, भूमिका निभाता है। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, 22 नंबर है, एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 32 और के में कहेगा तो 2 होती है, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो गैसों समूह वाला कहेगा समूह कौन से हो जाएगी, गैस वाला, तो समूह 18, इसमें जो है निष्क्रिय गैस पाया जाता है। समूह 18 में सभी जो तत्व हैं गैस हैं और सभी निष्क्रिय हैं। आगे देख लेते हैं कौन कौन सा है। ये हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन हो जाएगा। इसमें से कहेगा कि कौन सा अक्रिय गैस है जिसकी मात्रा वायुमंडल में अधिक है, तो इसमें हो जाएगा आर्गन। और वही कहेगा कि कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन हो जाएगा। अक्रिय गैस रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। और नोबेल का तेल कहेगा किसे कहते हैं, टीएनजी को, यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। आगे देखेंगे प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं OH-। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें हम लोग सुधार किए हैं। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील नहीं है, ये स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील नहीं होती है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है कि परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा जो है ये संचित ऊर्जा है। अब से पढ़ देते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील नहीं होती है, ऊंचाई में परिवर्तित होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है और स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कहेगा तो mgh होता है। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। तो इसमें हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो है यह अनुप्रस्थ नहीं है। और कौन कौन से है देख लेते हैं। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न जो तरंगे होते हैं ये अनुप्रस्थ होते हैं। भूकंपीय तरंगे में एस जो तरंगे होते हैं जिसे सेकेंडरी तरंग कहते हैं ये भी अनुप्रस्थ होते हैं। डोरे युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे सितार, गिटार और बीड़ा में उत्पन्न जो तरंगे हैं ये भी अनुप्रस्थ होते हैं। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र यानी कि EPZ का सृजन हुआ था। EPZ का सृजन हुआ था कंडाला में और 1965 में। और कंडाला जो है गुजरात में स्थित है, इसे ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं। बम्बई का नाम बदलकर कहेगा मुंबई कब कर दिया गया था, तो ये किया गया था 1995 में। और सेज जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं इसकी शुरुआत हुआ था 2005 में और लागू किया गया 2006 में। भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कर दिया गया 1912 में, घोषणा हुआ था 1911 में। आगे देखेंगे भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। और इसका अंतिम जो अनुमोदन है ये NDC करता है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन यही करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। और वही कहेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो PM यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान हो जाएगा झांसी जो कि UP में है। लाह अनुसंधान संस्थान कहेगा तो रांची में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा करनाल जो कि हरियाणा में है। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया गया है। अनुच्छेद 15 में है
किसी व्यक्ति को धर्म, जाति और लिंग में भेदभाव का उल्लेख किया गया है। उपाधि का अंत कहेगा तो अनुच्छेद 18 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद जो 19 है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन में। और कहेगा कि पहली बार किस देश में लिखित संविधान लागू हुआ था? ये लागू हुआ था अमेरिका में 1789 में। शतरंज की शुरुआत करने वाला भारत देश है। और कागजी मुद्रा की शुरुआत करने वाला देश हो जाएगा चीन। वही भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई थी 1862 में। पत्र मुद्रा कहेगा तो 1806 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। संघ के कहेगा कि संघ के जो कार्यकारी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। आगे देखेंगे, 33 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसमें गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। ये तीनों जो है गैर संवैधानिक निकाय है। इसमें जो वित्त आयोग है ये संवैधानिक निकाय है, जो कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। और वही कह दिया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1993 में। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे CBI कहते हैं, इसका गठन हुआ था 1963 में। और भारत का पहला लोकपाल थे PC घोष। आगे देखेंगे, 34 नंबर हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। वन भी समवर्ती सूची में आता है और शिक्षा भी कहेगा और शादी भी, सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची के अंतर्गत आता है रेल और डाक सेवा। राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस और कृषि। वही राज्य सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या 61, संघ सूची में कहेगा तो 100 हो जाएगा और समवर्ती सूची में 52 हो जाएगा। तीनों सूची के उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। 35 नंबर हो जाएगा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल। वही केंद्र सरकार के कहेगा तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? ये की थी अशोक मेहता समिति ने। इन्होंने पंचायत समिति की 2 स्तरीय नियम प्रबंध किए थे। अशोक मेहता समिति का गठन कहेगा तो 1977 में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। LM सिंधिया समिति का गठन हुआ था 1986 में। ये भी पंचायती राज से संबंधित है। 37 नंबर हो जाएगा, इसमें मिलान करना है। संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है। मंत्रिमंडलीय सरकार कहेगा तो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। और नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कहेगा तो कनाडा देश से लिया गया है और संघीय व्यवस्था भी कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। न्यायिक समीक्षा भी कहेगा तो अमेरिका से लिया गया है। 38 नंबर हो जाएगा, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सल्तनत काल में राजस्व विभाग के प्रमुख को वजीर कहते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी अकबर के शासनकाल में। वही बाबर जो थे अपने डायरी में बाग बगीचे के उल्लेख किया करते थे। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण करवाए और वही कह दिया कि न्याय की जंजीर की स्थापना यानी कि स्थापित किसने कराया था? तो जहांगीर हो जाएंगे। आगे देख लेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन है,
मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? मंदसौर हो जाएगा यशोवर्मन से। वही कहेगा कि जूनागढ़ के जो अभिलेख है रुद्रदामन से संबंधित है। और जूनागढ़ का भीतरी स्तंभ का संबंध कहेगा तो स्कंद गुप्त से हो जाएगा। हुरों का आक्रमण पहली बार स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इनका संबंध हो जाएगा प्रयागराज प्रशस्ति अभिलेख से या इलाहाबाद से। ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ह्वेनसांग के संबंध में कहेगा कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें हो जाएगा सभी सत्य है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। सभी ऑप्शन देख लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ह्वेनसांग जो थे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, ये सही है। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी में वर्णित है। सीयूकी जो पुस्तक है ह्वेनसांग का है, इसमें ही उन्होंने सभी जो भ्रमण वृत्तांत है सीयूकी में वर्णित किए हैं। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं के भी पूजन किया, ये भी सही है। आगे देखेंगे 42 हो जाएगा। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? रोपण जो है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कहेगा तो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। 43 है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? सर्वाधिक समय तक शासन किए थे शाह आलम द्वितीय, और इन्होंने इलाहाबाद के संधि किए थे अंग्रेजों के साथ। और कब किए थे? तो 1765 में, यानी बक्सर के युद्ध होने के बाद। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। जहादर शाह को कहेगा उपनाम क्या था? तो लंपट मूर्ख के नाम से जहादर शाह को जाना जाता था। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। 44 नंबर हो जाएगा। प्रमुख जैन तीर्थकारों में अरिष्टनेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? अरिष्टनेमी जो थे ये जैन धर्म के 22वें तीर्थकार थे और इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। जैन धर्म का जो 24वें तीर्थकार थे वो थे महावीर और इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सिंह। 21वें तीर्थकार थे नमीनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा नीलकमल। एक क्वेश्चन आता है कि किस जैन तीर्थकारों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो इसमें हो जाएंगे ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। 45 नंबर हो जाएगा। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया? लंगर व्यवस्था की शुरुआत किए थे गुरु नानक ने और इसे अस्थायी बनवाए थे गुरु अंगद ने। गुरु नानक ने शुरुआत की और अस्थायी बनाए गुरु अंगद। गुरु अंगद जो थे एक सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। और वही गुरु ग्रंथ साहब यानी कि गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? गुरु अर्जुन देव लिखे थे। खालसा पंथ की शुरुआत किए थे गुरु गोविंद सिंह और कहेगा डेट कहेगा तो 1699 में। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे गुरु अंगद ने। आगे देखेंगे 46 हो जाएगा। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? ये लाए थे वारेन हेस्टिंग्स ने। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहेगा तो वारेन हेस्टिंग्स ही लागू किए थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। सती प्रथा पर रोक किसने लागू किया, यानी कि प्रतिबंध किसने लागू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में, और इसमें सहायता किए थे राजा राम मोहन राय ने। 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब किया गया? पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में और ये कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, जो कि उस समय अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। एक फेमस क्वेश्चन है कि कांग्रेस का किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया? तो ये अधिवेशन था 1896 जो कि कलकत्ता में हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और वही कह दिया कि राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस का 1911 में अधिवेशन हुआ था जो कि कलकत्ता में ही हुआ था। इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया और इसका अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण धर ने। और कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था 1907 में और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस और ये सूरत में हुआ था। आगे देखेंगे 48 नंबर हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस। और जेनेवा देखते हैं तो जेनेवा जो है WTO का मुख्यालय है, जिसका गठन हुआ था 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। वियना हो जाएगा ओपेक का मुख्यालय, और ओपेक का गठन हुआ था 1960 में। UNO का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये हो जाएगा अमेरिका और कनाडा का। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच का समानांतर रेखा कौन सी है? तो 17वीं हो जाएगी। और 38वीं समानांतर रेखा का संबंध हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से। 24वीं समानांतर रेखा कहेगा तो भारत और पाकिस्तान से हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो इसमें मूल राशि नहीं है तो आयतन नहीं है। ज्योति तीव्रता मूल राशि हो जाएगी, जिसका एसआई मात्रक हो जाएगा कैंडेला। और ताप भी मूल राशि है, द्रव्यमान भी मूल राशि है। ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। और जड़त्व का माप कहेगा कि जड़त्व का माप कौन सा है? तो द्रव्यमान। आगे देखेंगे, आगे कुछ वन लाइनियर है, देख लेते हैं। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक थे खिरीज खां। इसने रैयत अल्लाह की उपाधि जो थी धारण की थी। लोधी वंश के संस्थापक हो जाएंगे बहलोल लोधी, और ये सर्वाधिक शासन किए थे। सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन करने वाला कहेगा शासक कौन थे? तो बहलोल लोधी हो जाएंगे। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना कहेगा किसने की थी? सिकंदर लोधी की थी। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। आगे देखेंगे, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, तो ये देवल हो जाएगा। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध देवल था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कहेगा तो हरिहर और बुक्का हो जाएंगे, और इन्होंने 1336 ईस्वी में स्थापना किए थे। विजयनगर की राजधानी जो थी हम्पी थी, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। इस वंश के शासक जो था बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया। आगे देखेंगे, देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी जो राजदूत था अबुल रजाक विजयनगर आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के जो निवासी थे निकोलो कांटी आए थे, और देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक आए थे। और देवराय द्वितीय को जगबेटकर की संज्ञा दी गई। कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डेमिगोस पायस विजयनगर आया। आगे देखेंगे, कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री कहेगा तो बारबोसा विजयनगर आया था। और पुर्तगाली यात्री डेमिगोस पायस और बारबोसा दोनों विजयनगर आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अच्युत राय के शासनकाल में कहेगा तो पुर्तगाली यात्री नूनिच विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। आगे देख लेते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहते हैं। अष्टदिग्गज रहते थे कृष्णदेव राय के शासन में, और अष्टवरदान कहेगा तो शिवाजी के दरबार में रहते थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालिकोटा का युद्ध था, जो कि 23 जनवरी 1565 में हुआ था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर शुभ स्टडी। थैंक यू।